आज है अपने मास्टर सीरीज़ के डे 9 पे और हम करने वाले हैं रिसर्च मेथड्स, वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसिस। ये रिसर्च एप्टीट्यूड का सबसे हाई वेटेज टॉपिक है और मैं बता दूं इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर आप पेपर 1 के स्टेटस उठा के देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि रिसर्च यूनिट कितना ज़्यादा रोल प्ले करता है। और यही कारण है कि मैं इस मास्टर सीरीज़ में टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन कंप्लीट करने के बाद इतना एम्फेसिस, इतने ज़्यादा दिन रिसर्च एप्टीट्यूड पे लगा रही हूँ। तो अगर मैं आपको लगा रही हूँ, इतने दिन समझा रही हूँ, तो आपको भी कंसिस्टेंटली चीज़ें करनी है, जिससे आप इतनी बड़ी यूनिट जिसमें आप परेशान हो जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, आधा इधर पढ़ा आधा उधर पढ़ा, तो मैं आपको पूरी तरीके से आपका फाउंडेशन क्लियर करना चाहती हूँ। ठीक है, फाउंडेशन सीरीज़ में कंप्लीट करने के बावजूद भी अगर हम इस यूनिट को दोबारा एज अ बिल्कुल फाउंडेशन की तरह पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ही यही है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। बिना किसी यूनिट के देरी के अगर हम जाने कि इस यूनिट में क्या है, तो सबसे पहले हम रिसर्च के बारे में जानते हैं कि रिसर्च होती क्या है। तो रिसर्च हमने जैसे कि कल भी पढ़ा, परसों भी पढ़ा कि रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस, जिससे हम किसी एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, है ना, किसी चीज़ के बारे में जानते हैं। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो वाई पर्पस इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं? बेसिक या फंडामेंटल, अप्लाइड या एक्शन, ये सारे इसी के नाम हैं, है ना। किसी भी नाम से आ जाए आपको मतलब यही रखना है कि इसका मतलब यही है। बेसिक, प्योर, फंडामेंटल, तीनों बातें एक ही हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस वी डिवाइड रिसर्च इन बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। अब बेसिक, अप्लाइड, एक्शन रिसर्च तीनों चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से बताती जा रही हूँ, एक बार फिर बता दे रही हूँ, जिससे जिनको नहीं पता हो उनको पता लग जाए कि बेसिक रिसर्च में क्या होता है कि नॉलेज फॉर नॉलेज सेक्स, नो इमीडिएट एप्लीकेशन, इसका कोई इमीडिएट एप्लीकेशन नहीं हो रहा होता है और बस आपकी नॉलेज के लिए ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, सॉरी, आ गया समझ में? अगर इसका एग्जांपल देखो तो स्टडिंग ब्लैक होल्स, स्टडिंग लैंग्वेज एवोल्यूशन, ये वो एग्जांपल दिए हुए हैं जो आपके PYQs में डायरेक्टली आए हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है UGC एग्जांपल। आया समझ में? तो हम आपको वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो डायरेक्टली PYQs में आपको देखने को मिलेंगी। PYQ फोकस कंटेंट है हमारा। ठीक है, चलिए। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? अप्लाइड रिसर्च वो होता है जहाँ पे हम स्पेसिफिक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। फंडामेंटल रिसर्च में क्या कर रहे होते हैं? हम अपनी नॉलेज के लिए कोई चीज़ जान रहे होते हैं, उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं और कोई भी इमीडिएट एप्लीकेशन नहीं होता है उसका। बट अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है? हम स्पेसिफिक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं अगर ले लूँ तो वो है डेवलपिंग अ न्यू टीचिंग मेथड टू इम्प्रूव लर्निंग। हमने एक नया टीचिंग मेथड डेवलप कर रहे हैं, हम किसके लिए? लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो वो कहाँ है? हम अप्लाई कर रहे हैं। तो जहाँ में हम कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ अप्लाइड रिसर्च। बट एक्शन रिसर्च क्या होती है कि ये प्रैक्टिशनर के द्वारा की जाती है। मतलब एक जाना माना इंसान जो अपनी फील्ड में पूरा ज्ञान रख रहा हो, प्रैक्टिशनर जो उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा हो, सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम, इमीडिएट प्रॉब्लम। प्रैक्टिशनर क्या है? वो अपनी किसी भी प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन ले रहा है, दैट इज एक्शन रिसर्च। अ टीचर रिसर्चर्स वाई हर स्टूडेंट आर नॉट लर्निंग। एक टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं ये देखूंगी कि बच्चा मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तो दैट इज एक्शन रिसर्च, मैं उस पर एक्शन ले रही हूँ। प्रैक्टिशनर का मतलब है कि वो अपनी फील्ड में अपना काम कर रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर है, वो नहीं, कोई भी इंसान अपनी फील्ड का जो भी काम सॉल्व कर रहा है, दैट इज एक्शन रिसर्च। मुझे लगता है फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन, इन तीनों का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच कि क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, अगेन जिन बच्चों को ये सब पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, ये हम, आप ऐसा समझ लो कि हम रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए रिवाइज कर रहे हैं जिससे ये चीज़ें आपके जहन में बैठ जाए। अब जो क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टडिंग ब्लैक होल्स जो मैंने पढ़ाया, सर्वेज, एक्सपेरिमेंट, स्टैटिस्टिकल डाटा दिख रहा है, ये सारी एक एक वर्ड्स जो हैं वो PYQ फोकस वर्ड्स से वहीं से उठाए गए हैं कि किस तरह से आता है, क्या पूछा जाता है। तो क्या बात होती है? बात ये होती है कि जैसे कि अब
बहुत लंबी लंबी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चंस आने लगे हैं, है ना। तो उसमें कीवर्ड्स आपको यही पे लेंगे, मतलब नंबर, स्टैटिस्टिक्स और मेजरमेंट अगर दिख रहा है, हाइपोथेसिस दिख रही है, टेस्टिंग दिख रही है, तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव हो जाएगा। तो ये कीवर्ड्स को संभाल के रखना है, ठीक। कि वो वर्ड्स हैं जो आपको मेन गोल तक पहुंचाएंगे। बाय अप्रोच अगर हम जाने तो हम यहाँ जानते हैं कि हमारे पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो चीज़ें होती हैं। क्वांटिटेटिव में जैसे कि मैंने बताया कि हम कोई चीज़ काउंट कर लें, काउंट भी अगर नहीं कर लें तब भी उसमें नंबर्स होंगे, है ना। नंबर्स होंगे, स्टैटिस्टिक्स होंगे, मेजरमेंट होंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी, है ना। किसके थ्रू, जो हम सर्वेस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा जो हमारे पास जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, डेट इज कम अंडर क्वांटिटेटिव रिसर्च। बट इन क्वालिटेटिव रिसर्च इट इंक्लूड्स नॉन न्यूमेरिकल डेटा, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग सब्जेक्टिव। जहाँ सब्जेक्टिविटी की बात आ जाए, नॉन न्यूमेरिकल डेटा हो, वहाँ क्वालिटेटिव अप्रोच होगी, ठीक है। जहाँ आपको इंटरव्यूज़ देखने को मिलेंगे, एथनोग्राफी देखने को मिलेगी, केस स्टडीज़ देखने को मिलेंगी और ग्राउंड थ्योरी मिलेगी। बाय टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वी डिवाइड द रिसर्च एज क्रॉस सेक्शनल, और भी आगे हैं लॉन्गिट्यूडनल, है ना। क्रॉस सेक्शनल सबसे पहले अगर हम जानें, क्रॉस सेक्शनल में इसमें हम क्या कर रहे हैं कि डेटा कलेक्टेड एट वन पॉइंट इन टाइम फ्रॉम मैनी सब्जेक्ट्स। एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत सारी जगह से हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, है ना। सर्वे ऑफ 500 स्टूडेंट्स स्टडी हैबिट्स इन 2024। हमारा टाइम फ्रेम 2024 ही रहा है, बट उसमें हमने सर्वे 500 लोगों का किया है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया है डिफरेंट सब्जेक्ट्स से एक पॉइंट ऑफ टाइम में, दैट इज़ क्रॉस सेक्शनल, ठीक। और लॉन्गिट्यूडनल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है कि सेम सब्जेक्ट स्टडीड ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ऐसी रिसर्च जिसमें हम सेम सब्जेक्ट को बार बार एक लंबे समय तक पढ़ते जा रहे हैं, डैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल। मतलब सेम 100 बच्चों का डेटा हम 10 सालों तक कर रहे हैं, दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल। आ रहा है समझ में, आ रहा होगा। कीवर्ड्स नोट करते जाना, कथा नहीं सुन रहे हो, पेन कॉपी लेके बैठो। On the basis of logic, we have divided the research as deductive and inductive. Deductive क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच है। ये जो आपको कीवर्ड दिख रहे हैं डिडक्टिव, अगर ब्रैकेट में टॉप डाउन लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये आता नहीं है, ये भी आता है। कभी कभी आपसे डिडक्टिव नहीं गाएंगे, पूछ लेंगे कि इसमें टॉप डाउन अप्रोच लग रही है, बॉटम अप अप्रोच लग रही है ना। तो इसमें होता क्या है, डिडक्टिव जो हमारा रिसर्च होता है, डिडक्टिव लॉजिक जो हम लगाते हैं, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम जनरल थ्योरी टू स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, जिसमें हम टेस्ट करते हैं। मतलब हम थ्योरी से स्टार्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं उसको डेटा से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी हमारे पास जनरल थ्योरी है, उससे हम स्पेसिफिक हाइपोथेसिस मतलब स्पेसिफिक चीज़ पे पहुंचते हैं। वहीं इंडक्टिव अप्रोच, दैट इज़ बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप क्या है कि नीचे से ऊपर उठना, डिडक्टिव क्या है, ऊपर से नीचे जाना। ऊपर से नीचे जाना मतलब हमारे पास बड़ी सी जो थ्योरी थी उसमें हमने कांटा छाटा कि नहीं ये फालतू, इसमें से जो स्पेसिफिक हाइपोथेसिस है वो हमें निकाल के दे दो। वो स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को भी और रिसर्च किया, एनालाइज किया, जो जो काम की चीज़ें उनको टेस्ट किया, डैट इज़ टॉप डाउन, ऊपर से नीचे तक जा रहे हैं। तो जनरल थ्योरी से स्पेसिफिक हाइपोथेसिस की तरफ जा रहे हैं। वहीं इंडक्टिव अप्रोच में क्या है, बॉटम अप्रोच, हम बिल्कुल नीचे से ऊपर तक जा रहे हैं। मतलब स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन हमने की कि अच्छा हमने डेटा ऑब्जर्व किया, फिर थ्योरी बनाई, डैट इज़ ग्राउंडेड थ्योरी। हमने कुछ डेटा ऑब्जर्व किया कि अच्छा बच्चे इस टाइम पे ज़्यादा देखते हैं, फिर उसके बेसिस पे और बड़ी चीज़ें बड़े लेवल पे देखी कि किस टाइप की चीज़ें बच्चे इस टाइम पे देखना पसंद करते हैं, है ना। फिर उससे बढ़ते हमने एक मास्टर सीरीज़ बना दी कि बच्चों को एग्ज़ाम टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी चीज़ की है कि उन्हें एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ चीज़ें मिल पाएँ कि उनको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, वो सब एक जगह ला पाएँ। दैट इज़ हमने क्या लगाई, इंडक्टिव अप्रोच लगाई, बॉटम अप अप्रोच लगाई। आ गया समझ में। और अगर मैं कहूँ कि एग्ज़ाम टाइम चल रहा है और एग्ज़ाम टाइम में तो बच्चे ये देखना पसंद करेंगे ही, तो मैं स्पेसिफिक चीज़
ऐसा करने लगती हूँ। दैट इज़ क्या? टॉप डाउन अप्रोच। अब मुझे लगता है आ गया होगा समझ में। रिसर्च मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो ये सारे रिसर्च मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जो आपको याद रखने हैं। इनकी हमने आपको कंपैरिजन टेबल दिया। पता है मेरे कंटेंट की बात ये है कि मैं आपको बहुत बहुत थ्योरी नहीं दे रही हूँ, और मैं उतने एडवांस टीचर्स की तरह भी आपको वैसे नहीं कि मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ, समझ रहे हो? तो अभी मेरा वो वाला सीन नहीं है। अभी मेरा ये सीन है कि मैं बेस्ट वे पॉसिबल में आपको जितनी बेस्ट चीज़ दे सकती हूँ, ये सारी बेस्ट चीज़ ही है, जितनी बेस्ट चीज़ दे सकती हूँ। देखो हर किसी का अपना एक तरीका होता है। कुछ लोग का तरीका होता है कि आप कहेंगे कि केवल इतना पढ़ लो, केवल इतना पढ़ लो, केवल इतना पढ़ लो। कुछ लोग कहेंगे कि इतना तो पढ़ना ही है ना। कुछ लोग कहेंगे कि आओ जो जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते जाओ, आपको सब सब कवर हो जाएगा। तो हम उसमें कहें कि हम आपको पढ़ा भी सब कुछ देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बस 50 दिन दे दीजिए, अपने 50 दिन लगाएंगे, आपको अपने आप अंदर दिखता रहेगा, आराम से दिखता रहेगा। ठीक, मैं आपको ऐसा कोई वो नहीं दे रही हूँ, गोली देना पसंद नहीं करूँगी कि बस ये 5 चीज़ें पढ़ लो, बस ये 5 चीज़ें पढ़ लो। नहीं, मुझे मालूम है जो जो इम्पोर्टेंट है वो 5 या 10 भी हो सकती है, मैं आपको पढ़ाऊँगी। फिर चाहे आप कथा सुनने बैठे हों तब भी मैं आपको डांट के कहूँगी कि आप कॉपी पेन उठाओ और लिखो। समझ रहे हो? चलो, इन केस अभी तक अगर आप ने कंसिस्टेंट नहीं हो तो मैं यहाँ आई बटन में वो लगा दूँगी प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट पूरी कंसिस्टेंट रह लो अगर अभी तक नहीं हो। क्योंकि पेपर 1 डेली मैं आपको आधे घंटे का मुश्किल से दे रही हूँ। डेली डेली आधे घंटा आप खाते जाओ, मतलब आधे घंटे डेली आप अपने तरफ से पढ़ते रहो ये चीज़ें, और आपको चीज़ें कवर अप होती जाएंगी। आ रहा है समझ में? और अगर ज़्यादा आपको बिल्कुल ही आपका बेस हिला हुआ है, आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। आपको फाउंडेशन सीरीज़ जो बिल्कुल फ्री पड़ी हुई है चैनल पे, उस पर जाना है और उससे पढ़ लेना है। तो आपका बेस भी क्लियर हो जाएगा, फिर तो आप मास्टर हो ही जाओगे अपने आप, है ना। और एट द एंड आपको मास्टर बनना भी है, मतलब प्रोफेसर बनना भी है ना। चलो, रिसर्च मेथड में अगर मैं देखूँ, एक्सपेरिमेंटल मेथड है हमारे पास कि हम चीज़ों में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जब भी हमें देखनी होती है कहीं पे, वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल मेथड लगा देते हैं। इसमें कंट्रोल हमारा हाईएस्ट होता है क्योंकि हम इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर लेते हैं। लाइक रेंडम असाइनमेंट अगर हमारे पास है तो हम उसमें कंट्रोल ग्रुप या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लगाएंगे, है ना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड में हम क्या कर रहे हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक, सर्वे और डिस्क्रिप्टिव मेथड में क्या कर रहे होते हैं? हम डिस्क्राइबिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ अ ग्रुप। किसी एक ग्रुप की करेक्टरिस्टिक्स को अगर हमें दिखाना है तो हम क्या करेंगे? उनके बीच में हम सर्वे करेंगे ना। और इसमें कंट्रोल मीडियम बहुत लो होता है, इसमें हमारे क्वेश्चनर्स होंगे, इसमें हमारे इंटरव्यूज़ होंगे, और कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होगा। अब ये अगेन मैं आपसे बार बार ऐसे वो तो नहीं कहूँगी कि दिस इज़ इट, बट हाँ, ये जैसे क्वेश्चनर्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं, तो वो पूछ लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव मेथड में या सर्वे मेथड में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती हैं। तो उन्हें जैसे क्वेश्चनर दे दिया, इंटरव्यू दे दिया, नो मैनिपुलेशन दे दिया, कि एक चीज़ और दे दी नई उठा के, है ना। जैसे हम कहते हैं क्रिटिसिज्म सोर्सेस दे दिया, तो वहाँ पे बच्चा अटक जाता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ लो। क्या ध्यान से पढ़ना है? कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को टेस्ट कर रहे होते हैं, वो चीज़ हम देख रहे होते हैं कि क्या किसका कितना कॉज आ रहा है, कितना किससे इफेक्ट आ रहा है। सर्वे में हम डिस्क्राइबिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप, किसी एक, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप इस ग्रुप के बारे में जान के आओ, अपने स्कूल के इस ग्रुप के बारे में जान के आओ, तो आप उस ग्रुप के बारे में कैसे जानोगे? उससे सर्वे करोगे, है ना। या फिर पीछे कोई गैंग बैठा रखी है, उससे आप उससे भी अगर पूछवाओगे तो वो भी सर्वे ही करेगा कि अच्छा इन लोगों को ये पसंद है, इनको ये पसंद है, इनको ये पसंद है। तो ये जेंजी हैं या मिलीनियल हैं कि ये हैं कि वो हैं, तो आप ऐसे करके दिमाग लगा पाओगे। मतलब बिना कहीं भटकते हुए ये समझ लो कि हम सर्वे करके किसी एक ग्रुप के बारे में जान सकते हैं, जिसमें हमारे क्या क्या की फीचर आएंगे, क्वेश्चनर, इंटरव्यूज़ आएंगे, और जहाँ पे हम कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहे होंगे, मतलब हमें कोई डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं लाने होंगे, वो बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं होंगे रिज़ल्ट, वो हमें भी नहीं पता होगा कि टोटल सर्वे करके क्या रिज़ल्ट आएगा।
हिस्टोरिकल में जैसे कि नाम कह रहा है पास्ट इवेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, और इसमें भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। मतलब इसमें तो तब भी लो होगा कि हम इंसान से कह देंगे कि इस टाइप की बात बताना, समझ रहे हो, कभी कभी हो जाता है। बट इसमें कुछ नहीं होगा। पास्ट जो था वो था, जिसमें हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज आएंगे और क्रिटिसिज्म सोर्सेज भी आएंगे। केस स्टडी की बात करूँ तो इसमें हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं किसी एक यूनिट की, मतलब किसी एक चीज़ की हम केस स्टडी बहुत डेप्थ में करते हैं। दैट इज़ इन रिच डिटेल, नॉट जनरलाइजेबल एंड क्वालिटेटिव। एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में हम कर रहे हैं, कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं, दैट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर। आ रहा है, मतलब ये क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इंडक्टिव, डिडक्टिव, ये आपको रिसर्च यूनिट में हर जगह छाए मिलेंगे। इसलिए अगर ये 4 टर्म आपके क्लियर हैं तो समझिए आप आगे सही बढ़ते जाएंगे। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है? एक्स पोस्ट फैक्टो ये होता है कि स्टडिंग प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, जो प्री एग्जिस्ट कर रही हैं चीज़ें उनको पढ़ना। इसमें भी हमारा कंट्रोल लोएस्ट रहता है। लाइक आफ्टर द फैक्ट, वेरिएबल ऑलरेडी हैपेंड, जैसे जेंडर और स्मोकिंग हिस्ट्री। मतलब अगर मैं कहूँ कि एक रिसर्च कर दो जिसमें आपको ये जानना है कि कौन से जेंडर स्मोकिंग ज़्यादा करता है, ठीक है, तो उसमें क्या है, एक फैक्ट आप जान रहे हैं। जैसे मैंने आपको इसमें हाइपोथेसिस दे दी कि मैंने स्मोक मोर देन वुमेन, तो उस पर आप कोई चीज़ पहले हो चुकी है, समझ रहे हो, कोई चीज़ पहले हो चुकी है, कोई चीज़, मतलब मैं जब कह रही हूँ कि मैन स्मोक मोर देन वुमेन, जो एक एग्जांपल मैं आपसे कह रही हूँ, तो वो चीज़ पहले हो चुकी है। अब आप उसके बेसिस पे जो स्टडी कर रहे हो, डैट इज़ एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब कोई ऐसा फैक्ट जो पहले हो चुका है, प्री एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बारे में आपको रिसर्च करनी है। एथनोग्राफी क्या होता है? एथनोग्राफी इज़ रिलेटेड टू कल्चरल ग्रुप्स एंड कमोडिटीज़, जिसमें अगर हम जानें कि हम इसमें कुछ कंट्रोल नहीं, पार्टिसिपेंट की ऑब्जर्वेशन, इमर्सन सारा मैटर करता है, और ये भी क्वालिटेटिव होता है इन नेचर। ठीक, अगली बात अगर हम करें तो हम जान रहे हैं वेरिएबल्स, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही आसानी से आओ समझते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो मैनिपुलेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। जो हाईलाइट है वो लिखते जाना। इट्स द कॉज, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम देखते हैं ना, तो कॉज क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जो वेरिएबल चेंजेस एज अ रिजल्ट, तो ये क्या हो जाता है? इफेक्ट। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के से जो हमारा रिजल्ट आ रहा है चेंज होके, वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल पे आ रहा होगा। लाइक टीचिंग मेथड यूज, जो ट्रेडिशनल डिजिटल मेथड जो भी यूज़ हो रहे हैं उनका अगर हम सर्वे करें तो उसका इफ़ेक्ट हम किस पे देखेंगे? स्टूडेंट के एग्ज़ाम स्कोर्स पे हम देखेंगे। तो वो क्या हो जाएगा? ये चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी, सारी नहीं बताई थी, सारे वेरिएबल्स नहीं बताए थे, लेकिन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट तो बताए थे, है ना। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में बताने में मैंने आपको बताया था कि, जस्ट अ मिनट, हाँ, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है, ये जो रिसर्चर होता है वो मैनिपुलेट कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, मैं कह रही हूँ कि टीचिंग मेथड अफेक्ट्स द स्टूडेंट एग्जाम स्कोर्स, तो टीचिंग मेथड यहाँ पे क्या होगा? एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और वो अफेक्ट क्या कर रहा है? एग्ज़ाम स्कोर्स को अफेक्ट कर रहा है। तो एग्ज़ाम स्कोर क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है अब ज़्यादा बेहतर दिख रहा होगा। और डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जानने के बाद अगर हम जानें तो हम जानेंगे मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या होता है? जो इन्फ्लुएंस करता है, जस्ट मिनट, एक तो ये एंगल ख़राब हो जाता है तो और ज़्यादा दिक्कत आती है ना। अब दिख रहा है? ठीक है, चल, आई कैन टेल यू इन व्हाट सिस्टम आई एम करेंटली इन, और मैं कैसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, है ना। बट एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल में क्या हो रहा है? इट इन्फ्लुएंसेस द स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल रिलेशनशिप।
तो जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की रिलेशनशिप होती है उसमें जो एक डायरेक्शन देता है, मॉडरेशन देता है, डैट इज मॉडरेटिंग वेरिएबल। अगर देखिए एग्जाम्पल, तो जेंडर माइट मॉडरेट द इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड ऑन स्कोर्स, है ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि लड़कियों को पसंद होता है कि रंग बिरंगे अच्छे सुंदर सुंदर नोट्स हों, वहीं लड़कों को होता है कि बस नोट्स दे दो, सुंदर की क्या बात है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जेंडर माइट मॉडरेट द इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स ऑन स्कोर्स। जैसे आप अभी देखेंगे कि लड़कियां आई टैप पे कितने सुंदर सुंदर नोट्स बनाती हैं, लड़कों की कॉपी उठा लो तो उतने सुंदर नोट्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो दैट इज़ मॉडरेटिंग वेरिएबल। अगर मीडिएटिंग वेरिएबल की बात करूँ, ये याद रखना, क्योंकि मॉडरेटिंग और मीडिएटिंग में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है दोनों चीज़ें एक ही तो है मैम, वो भी माँ से है, ये भी माँ से है, माँ से तो सभी प्यारा है ना। मीडिएटिंग वेरिएबल की अगर मैं बात करूँ तो ये एक्सप्लेन करता है हाउ वाई द इंडिपेंडेंट अफेक्ट द डिपेंडेंट, इट्स अ मैकेनिज्म इन बिटवीन। ये बताता है कि कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को, कैसे और क्यों। ठीक एग्जाम्पल, मोटिवेशन इमीडिएट टीचिंग मेथड अफेक्ट द लर्निंग आउटकम्स। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने के साथ मैं आपको मोटिवेशन देने लग जाऊँ, है ना, तो वो क्या होगा, ये मीडिएट करेगा मेरे टीचिंग मेथड को, जिससे लर्निंग आउटकम अच्छे आएंगे। पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको 4 बातें ज्ञान की बताने के साथ साथ मोटिवेशन भी देती कि ऐसा करो ऐसा होगा, ऐसा करो ऐसा होगा, तुम 4 बजे नहीं उठ रहे तो क्या हो रहा, समझ रहे हो। ऐसी वाली बातें मैंने हाँ ऊंची आवाज़ में कह के आपको समझा दी, तो वो क्या करेगा, मीडिएट करेगा मेरे टीचिंग मेथड को, जो अफेक्ट कर रहा होगा लर्निंग आउटकम्स को। कोई बच्चा ज़्यादा मोटिवेट हो गया तो हो सकता है लेटे से उठ के पढ़ने लगे, बैठ के पढ़ने लगे, है ना। इंटरवीनिंग वेरिएबल की अगर मैं बात करूँ तो इट हैपन्स बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इन टाइम। इंटरवीनिंग मतलब ये सिमिलर है मीडिएटिंग वेरिएबल की तरह, बट बात आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में होता है। ठीक, इंटरवीनिंग मतलब कभी कभी आ जाता है, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। ये वाला इतना नहीं पूछा जाता है। मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग जो दोनों एक से आते हैं ना, इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, तो वो याद रखना। एक्सट्रानियस वेरिएबल की अगर मैं बात करूँ, जो आता ही आता है और इसको लोग कंफाउंडिंग वेरिएबल की तरह मान लेते हैं। एक्सट्रानियस वेरिएबल एनी अनकंट्रोल्ड वेरिएबल डेट माइट अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा कोई अनकंट्रोल्ड वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर सकता है, अगर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है ना। कोई अनकंट्रोल्ड वेरिएबल है, मतलब जो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं और आगे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रही, डेट इज एक्सट्रानियस वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोई ऐसी अनकंट्रोल्ड वेरिएबल आ जाए जो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर जाए, डेट इज एक्सट्रानियस वेरिएबल। और अगर नहीं कंट्रोल किया गया, इफ़ नॉट कंट्रोल, तो वो क्या हो जाता है, कंफाउंडिंग वेरिएबल हो जाता है। तो आपको एक्सट्रानियस और कंफाउंडिंग के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से याद रखना है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको ये एक फाउंडेशन सीरीज़ में कराया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको रिसर्च क्वेश्चन, सारे वेरिएबल्स, ये देख रहे और भी टाइप के वेरिएबल्स बहुत डिटेल में कराए थे। तो जिन बच्चों को लग रहा हो कि आप इतना डिटेल में नहीं करा रही हो, तो बेटा आपके लिए ये फाउंडेशन सीरीज़ है, आप इसमें रीस्टार्ट विद रिसर्च वाली वीडियो पे चले जाना और देख लेना, ठीक है। इसमें क्या है, वेरिएबल्स को बहुत अच्छे से बताया है, मतलब एक एक क्वेश्चन के साथ बताया है, समझ रहे हो। तो अगर आपको इतना बेसिक चाहिए तो आप इसमें जाओ, इसको देखो, ठीक। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट तो आपको समझ में आ गया था। एक्सट्रानियस और कंफाउंडिंग थोड़ा सा डिटेल में मैं बता देती हूँ। एक्सट्रानियस क्या है, एनी वेरिएबल अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल माइट अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, दीज आर कंट्रोल्ड इन गुड रिसर्च डिज़ाइन। एक्सट्रानियस वेरिएबल को हम, जो हमारी अच्छी रिसर्च डिज़ाइन होती है, इसमें मैंने आपको रिसर्च क्वेश्चन कैसे अच्छे होते हैं, कैसे बुरे होते हैं, क्या वीक पॉइंट होते हैं, क्या बोनस पॉइंट्स होते हैं, सारी बातें समझाई हैं, है ना। तो एक्सट्रानियस वेरिएबल में क्या है कि कोई ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा हो। अभी भी अगर आप मेरे 4 बार बोलने के बाद आपको ये लाइन नहीं समझ में आ रही है, तो पहले तो 2x से स्पीड कम कर लो, है ना, फिर थोड़ा ध्यान लगा के सुनो
कैप्शंस खोल लो, चाहे सबटाइटल्स ट्रांसक्रिप्ट देख लो और तब सुनो कि मैंने कहा क्या है। मैंने कहा है कि कोई एक ऐसा वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा, देखो दो वेरिएबल थे IBDV, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा कोई ऐसा वेरिएबल जो अफेक्ट कर रहा हो डिपेंडेंट वेरिएबल को, वो क्या हो गया, एक्सट्रानियस वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या हो गया, एन एक्सट्रानियस वेरिएबल है, ये भी एक्सट्रानियस वेरिएबल, बट वो कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है, ठीक है। that was not controlled and actually affects the dependent variable making results unclear। तो कंट्रोल भी नहीं किया जा पा रहा है, रिजल्ट भी अनक्लियर कर दे रहा है, वो क्या हो गया, कंपाउंडिंग वेरिएबल। अभी भी नहीं समझ में आया, आओ एक एग्जांपल से समझा देती हूँ, समझ आ जाएगा, जीवन भर याद रहेगा। कैसे याद रहेगा कि एक मैं एग्जांपल लेती हूँ कि स्टडिंग इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन वेट लॉस। एक्सरसाइज करने का इफेक्ट किस पे आ रहा है, वेट लॉस पे आ रहा है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, एक्सरसाइज। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, वेट लॉस। एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या हुआ, डाइट, स्लीप, जेनेटिक्स, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना। कई हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो। आप पता चले एक्सरसाइज कर रहे हो और समोसे खा रहे हो तो चीज़ें उल्टी ही होंगी ना। तो अगर आप ये चीज़ स्टडी कर रहे हो कि एक्सरसाइज का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है वेट लॉस पे, तो इसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक्सरसाइज है और डिपेंडेंट वेरिएबल वेट लॉस है, जिसमें आपको एक्सट्रानियस वेरिएबल क्या मिल सकता है, डाइट, स्लीप। आप कितना नींद ले रहे हो, क्या डाइट ले रहे हो, ये इफ़ेक्ट कर रहा होगा किसको, वेट लॉस को। तो ये क्या हो गया, एक्सट्रानियस वेरिएबल। लेकिन अगर डाइट को कंट्रोल नहीं किया, तो वो आपका अफेक्टेड रिजल्ट्स को बदल देगा। तो वो क्या हो गया, कंपाउंडिंग वेरिएबल। जिसको आपने कंट्रोल नहीं किया, जिसने बेड़ा बिगाड़ दिया, डेट बिकम द कंपाउंडिंग वेरिएबल। अब इसके बाद मुझे लगता नहीं है कि आपको और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा डेप्थ में तो आपको नहीं समझाया जा सकता, है ना। कंट्रोल और मॉडरेटिंग वेरिएबल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेरिएबल डेट इज कीप कांस्टेंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम अफेक्टिंग, जिसको हम कांस्टेंट रख दे रहे हैं वो कंट्रोल वेरिएबल। मॉडरेटिंग क्या है, जो अफेक्ट कर रहा है स्ट्रेंथ को या डायरेक्शन को। ये सारी चीज़ें बताई हैं। देखो अगर आप इतना बेसिक से नहीं जान रहे हैं तो आप फाउंडेशन सीरीज़ में जाइए और रिसर्च वाली एक वीडियो देख लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। इंटरवीनिंग और मीडिएटिंग देख लो, सब बताया है बेटा, सब बताया है। हाउ एंड वाई बताया मैंने मीडिएटिंग में, इसकी कोई समरी भी दी थी। कंट्रोल वेरिएबल बता दिया, वेरिएबल डेट रिसर्चर होल्ड्स कांस्टेंट टू एलिमिनेट इट्स इफेक्ट। उसका इफेक्ट एलिमिनेट करने के लिए क्या किया जा रहा है, कांस्टेंट रखा जा रहा है। और एक ये मेरा सेटअप बिगड़ा जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो आपको क्या क्या याद रखने हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक। मीडिएटिंग वेरिएबल, टीचिंग मेथड और एग्जाम स्कोर के बीच में कौन आ रहा है, मोटिवेशन। और मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या आएगा, बताओ जरा, कमेंट डाउन करो। हाइपोथेसिस, अगेन जो मैंने आपको बताया कि हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेंटेटिव टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है प्रेडिक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। जो भी आपके वेरिएबल हैं उनके बीच की जो रिलेशनशिप प्रेडिक्ट करनी होती है, टेस्ट करनी होती है, डेट इज़ हाइपोथेसिस, ठीक है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको हम टेस्ट करते हैं। ये क्या होनी चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, फॉल्सिफिएबल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। ये चार बातें होनी चाहिए इसकी एज अ खासियत। जैसे नई बहू देखने जाओ तो अपनी खासियत, अपनी डिमांड रखते हो ना कि ये होना चाहिए, तो वैसे ही हाइपोथेसिस में ये होना चाहिए। अब ये मैंने आपको कल बहुत अच्छे से बताया है, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। लेकिन इसमें और डेप्थ में अगर हम जाएं, देखो हमारा मोटो क्या है, अभी मैं आपको कल वाली दिखाती हूँ। टी.एस. इलियट नहीं, हाँ टी.एस. इलियट कल मैंने आपको, नहीं ये तो डे 9 का है, मैं बताती हूँ आपको, एक मिनट रुको। ये आ गए हम अपने डे 8 पे। डे 8 पे जो मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिए थे जिसके आंसर आपको कमेंट डाउन करने थे, और अगर अभी तक नहीं किए हैं तो कर देना।
हाँ, तो मैं बात आपसे ये कह रही थी कि इसमें मैंने आपको कल भी बताया था, कल भी पढ़ाया था, ये सैम्पलिंग भी पढ़ाई थी, है ना, नल हाइपोथेसिस भी बताई थी, डायरेक्शनल भी बताई थी, अल्टरनेटिव भी बताई थी, लेकिन बहुत छोटे से पार्ट में बता दी थी। क्यों बता दी थी? क्योंकि मुझे आज डेप्थ में बताना था। ठीक है, तो अगर आप सीरीज़ में चल रहे होंगे तो आपको हर चीज़ अपने लेवल के हिसाब से मिलती जा रही होगी हर दिन पे। लेकिन अगर आप आधा इधर आज टहलने आ गए, आज कुछ पढ़ लिया, कल कहीं और टहलने जाओगे, वहाँ का कुछ थोड़ा पढ़ लोगे, तो आप भटकते रह जाओगे, है ना। अभी जून वाले अटेम्प्ट में तो मुझे नहीं लगता कि आप पहुँच पाओगे, क्योंकि आप भटक ही इतना रहे हो। एक चीज़ फॉलो करो, एक प्लान फॉलो करो, 4 प्लान मत बनाओ। ठीक, चलो, नल हाइपोथेसिस की अगर मैं बात करूँ तो नल हाइपोथेसिस में हम जानते हैं कि ये हमें क्या करनी होती है, डिस्प्रूव करनी होती है, रिजेक्ट करनी होती है। नल हाइपोथेसिस क्या होती है? एच नॉट होता है। एच नॉट में क्या आता है? नो रिलेशनशिप, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल। वेरिएबल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन स्कोर्स बिटवीन टीचिंग मेथड्स। मतलब जो पुराना मेथड आया, जो नया मेथड आया, और उनमें कोई अंतर ही नहीं पता लगा, तो वो क्या होगी? हमारी नल हाइपोथेसिस, दैट इज एच नॉट। उसको हमें क्या करना है? रिजेक्ट करना है। अगली जो हमारी आई है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो क्या कहलाती है? H1 या HA, जिसमें क्या है? एक रिलेशनशिप होगी, एक डिफरेंस होगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में। लाइक टीचिंग, डिजिटल टीचिंग लीड्स टू सिग्निफिकेंटली हायर स्कोर्स देन ट्रेडिशनल। जहाँ पे हम कह रहे हैं कि डिजिटल टीचिंग जो है वो हम कहीं ना कहीं हाई स्कोर का कारण बन रही है, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा रहे हैं उसके कंपैरिजन में। तो क्या हो गया? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसको हम बोल देंगे। ठीक, इसको हम टेस्ट करेंगे। डायरेक्शनल क्या है और नॉन डायरेक्शनल क्या है, इसमें मैं आपको कल एक ग्राफ के थ्रू भी बताऊंगी। ठीक है, आज आप बस इतना जान लो कि डायरेक्शनल वाले को हम वन टेल्ड बोलते हैं और नॉन डायरेक्शनल वाले को हम टू टेल्ड बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शनल वाले में वो जो वन टेल्ड बोल रहे हैं वो डायरेक्शन बता रही है रिलेशनशिप की, कि वो हायर है, लोअर है, मोर है, लेस है। लाइक ग्रुप ए विल स्कोर मोर देन ग्रुप बी। बट नॉन डायरेक्शनल जो होती है वो प्रिडिक्ट करती है डिफरेंस को, प्रिडिक्ट करती है। अब अपने हाथ बाहर निकालिए और लिखिए कि नॉन डायरेक्शनल प्रिडिक्ट करती है डिफरेंस को, ना कि डायरेक्शन को। देयर विल बी अ डिफरेंस इन स्कोर बिटवीन ग्रुप्स, डेट इज नॉन डायरेक्शनल, जो टू टेल्ड होती है। ठीक, अब वन टेल्ड और टू टेल्ड के लिए मैं आपको कल एक ग्राफ से बताऊंगी, तैयार होके आना, वो इससे भी अंदर की और गहराई वाली बात होगी। ठीक है, जो अपन लोग कर लेंगे। अब वी नेवर प्रूव अ हाइपोथेसिस, वी आइदर रिजेक्ट और फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हम हाइपोथेसिस को कभी प्रूव नहीं करते। ये बहुत कॉमन ट्रैप है जहाँ एमसीक्यू में जहाँ आप फंस जाते हो। हम कभी भी, हमें हाइपोथेसिस प्रूव नहीं करनी है, हमें या तो रिजेक्ट करनी है, हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, या फिर हम फेल टू रिजेक्ट बोल देंगे नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, अगर हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, तो हम एक्सेप्ट कैसे करेंगे? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। अगली बात, अगर हम सैम्पलिंग मेथड जो हमने बताए थे उसका एक एक हमने अपनी यूज़ भी दे दिया है। जैसे सिंपल रैंडम जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है, जिस पे हम बात कर रहे हैं कि हर मेंबर के पास अपना एक चांस, इक्वल चांस है। ये बार बार रिवीजन में क्यों करा रही हूँ? क्योंकि यही आते हैं क्वेश्चन। आज मैं आपको यूजीसी नेट के ही वही लेके आई हूँ, PYQ लेके आई हूँ, देख लेना अभी, है ना। स्ट्रेटिफाइड में हम देख रहे थे, हम स्ट्रेटा बना रहे हैं, मतलब हमने अलग अलग ऐसे ग्रुप्स बना दिए हैं और उसमें से कोई रैंडम सैंपल उठा ले रहे हैं। ठीक, when population has distinct subgroups, we divide it into the stratas on the basis of gender, age, class। और हर चीज़ से हम एक एक सैंपल ले ले रहे हैं, एक एक या जितने जितने हमें चाहिए होंगे। सिस्टमेटिक में हम कोई भी nth मेंबर को बुला ले रहे हैं लिस्ट से। nth मतलब हमने कह दिया कि उस क्लास की 5वीं सीट का बच्चा उठ के आ जाए, हर क्लास की 5वीं सीट का बच्चा उठ के आ जाए, तो डैट इज सिस्टमेटिक, जहाँ पे एक कंप्लीट लिस्ट होगी हमारे पास और हम इजीली एक रूल बना देंगे। क्लस्टर मेथड में क्या होगा? जो भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही पार्ट है,
टाइप है, इसमें हम रेंडमली सिलेक्टेड ग्रुप्स जो हमारे क्लस्टर्स होंगे उनको हम स्टडी कर रहे होंगे विद इन सम क्लस्टर्स, और सबको कर रहे होंगे व्हेन पॉपुलेशन इज स्प्रेड जियोग्राफिकली। आ गया क्लस्टर समझ में। पर्पसिव और जजमेंटल क्या है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है जिसमें हम रिसर्चर सिलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट या एक्सपर्टीज, जो क्वालिटेटिव रिसर्च में काम आती है और एक्सपर्ट की ओपिनियन इसमें चाहिए होती है। स्नोबॉल सैम्पलिंग की बात मैं करूँ अगर, तो इसमें ईच पार्टिसिपेंट रेफर नेक्स्ट, मतलब इसमें चेन रेफर चलता है कि यहाँ का एक पार्टिसिपेंट उसने किसी और को रेफ़र किया, उसने किसी और को रेफ़र किया, जिससे क्या है हिडन पॉपुलेशन जैसे ड्रग यूज़र्स हैं उनको पकड़ा जाता है, उन पर सैम्पलिंग कर ली जाती है। कन्वीनियंस की अगर मैं बात करूँ तो मतलब जो भी आपको विलिंगली आ रहा है कि हाँ भाई मैं आपकी रिसर्च का पार्ट बनना चाह रहा हूँ, या फिर जो अवेलेबल है उसको बना लिया, दैट इज़ क्विक सर्वेज वाला कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अगली बात हम कर रहे हैं रिसर्च एथिक्स, जो बहुत आसान चीज़ें हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी है, मतलब पार्टिसिपेंट की कंसेंट लेना ज़रूरी है। एनोनिमिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी ये मेंटेन रखनी। एनोनिमिटी क्या है कि रिसर्चर डज नॉट नो हु रिस्पॉन्डेड, रिसर्चर को ये नहीं पता लगना चाहिए कि ये वाली बात सुनीता आंटी ने कही है या ममता आंटी ने कही है, ठीक है, उन्हें बात से मतलब होना चाहिए। और कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि रिसर्चर नोज बट डज नॉट रिवील, उनके बारे में अगर आपको चीज़ें मालूम भी हैं तब भी आपको वो रिवील नहीं करनी है। प्लैग क्या है, प्लेगरिज्म की किसी और का वर्क अपने नाम पे लगा के भेज दिया, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, और जो आपको बिल्कुल भी ऐसे सराहा नहीं जाता है, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। फैब्रिकेशन या फाल्सिफिकेशन क्या होता है, फैब्रिकेशन होता है मेकिंग अप डेटा और अल्टरिंग रिजल्ट्स, मतलब कोई भी रिजल्ट आए हुए हैं, ये जो बच्चे स्कूल में बहुत करते हैं कि तुमने ये लैब वाला काम कर लिया तो मुझे दे दो, मैं थोड़ी सी रीडिंग्स बदल के छाप देता हूँ, दैट इज़ फैब्रिकेशन या फाल्सिफिकेशन। इंटेलेक्चुअल हॉनेस्टी मतलब एक्यूरेटली रिपोर्टिंग फाइंडिंग्स इवन इफ द कॉन्ट्राडिक्ट द हाइपोथेसिस, आपकी हाइपोथेसिस को वो भले ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो रीडिंग्स, बट आप उसे ईमानदारी से सही रिपोर्ट फाइंड करेंगे। अब ये PYQ प्रैक्टिस हैं जो आपके आए हुए हैं। 2022 का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल दैट अ रिसर्चर मैनिपुलेट्स टू ऑब्जर्व इट इफेक्ट्स। अब इसके आंसर आपको देने हैं, जैसे कि हमारा रोज का रूल है कि आपको आंसर देना है, तो आप आंसर कमेंट डाउन करेंगे। और क्योंकि मैं इतनी कॉन्फिडेंस में क्यों कह रही हूँ आपको आंसर देना, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा दिया है कि आप आंसर खुद दे पा रहे होंगे। तो ये आए हुए PYQs हैं, इनको थोड़ी सी तवज्जो देके इनके आंसर आप कमेंट डाउन करें कि कौन सा वेरिएबल जो है जिस पे रिसर्चर मैनिपुलेट कर लेता है टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट। बताओ कौन से वेरिएबल को मैनिपुलेट कर लिया जाता है। दो तो आपने एलिमिनेट कर दिए, इतना तो सिखा दिया है मैंने, अब दो बचे हैं उनमें देख लो। अगला, रिसर्च विच इज़ फोकस्ड ऑन सॉल्विंग स्पेसिफिक इमीडिएट प्रॉब्लम ऑफ अ प्रैक्टिशनर। अब देखो ये कीवर्ड्स हैं। अब प्रैक्टिशनर आपने पढ़ लिया, अब प्रैक्टिशनर पढ़ लिया तो आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आंख बंद करके आप एक्शन रिसर्च लगा दोगे, है ना। चलो अगला 2023 का, इफ़ in hypothesis testing when we fail to reject the null hypothesis it means, ये ट्रिकी कुछ नहीं है, अभी मैंने आपको बताया है, अब आप जान रहे होंगे तो आंसर अपना कमेंट डाउन कर दीजिए। अब आपके लिए ट्रिकी नहीं है क्योंकि इतना आराम से जो मैं पढ़ा रही हूँ, अब क्या ट्रिकी बचा। विद सैम्पलिंग मेथड इन्वॉल्व सेलेक्टिंग एवरी 10th मेंबर फ्रॉम अ पॉपुलेशन लिस्ट। ये देख रहे हो बिल्कुल डिट्टो चीज़ें मैं आपको कैसे PYQ फोकस चीज़ें करा रही हूँ। अगर अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना और जुड़ लेना, अपनी तैयारी अच्छी करने के लिए कंसिस्टेंट करना शुरू कर दो। हर दिन का रोज जो आ रहा है वो पढ़ते जाओ, भला हो जाएगा तुम्हारा। बताओ 10th मेंबर वाला क्या सिस्टम था। अब तो कहोगे आपने आंसर बता दिया, तो वही आंसर जो बताया वही लिख दो, जिनको ना समझ में आया वो जान लें। अगला,
विच रिसर्च अप्रोच मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू अ जनरल थ्योरी। बहुत पूछते थे इंडक्टिव डिडक्टिव कैसे आता है, ऐसे आता है। दो ऑप्शन तो मैंने हटा दिया आपके एलिमिनेट करके, अब दो बचे, उनमें से बता दो। चलो आंसर नहीं बताऊंगी, ये 5 ही क्वेश्चन हैं आज के लिए, क्योंकि आज का लेक्चर आपके आधे घंटे से 10 मिनट ऊपर पहुंच गया। पर कोई बात नहीं, आपने जितना पढ़ा आप उसको रिवाइज़ करिए, समझिए। और अगर आपका पेपर 2 इंग्लिश है तो उसमें हम TS इलियट, जैसे कि अगर हम विक्टोरियन एज की बात कर रहे थे, नहीं मॉडर्निज्म की बात कर रहे थे, विक्टोरियन एज तो हम कर चुके हैं। मॉडर्निज्म में हम TS इलियट के बारे में बहुत अच्छे से अंदर और चीज़ें जानने वाले हैं। मॉडर्निज्म की पोइट्री वगैरह को भी हम पढ़ने वाले हैं। पेपर 2 इंग्लिश है तो मेरे को मिल जाओ आके, मतलब उस वीडियो में, और ऐसे कहाँ मिलोगे आके, है ना। और अगर पेपर 2 इंग्लिश नहीं है तो कोई बात नहीं, पेपर 1 की अपनी तैयारी मस्त रखो, बिंदास रखो। और कौन सा सब्जेक्ट है आपका इसको भी कमेंट डाउन कर दो, जिससे मुझे पता लग सके कि आप स्पेसिफिकली कौन कौन से सब्जेक्ट वाले बच्चे हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, जिससे मैं उस हिसाब का कंटेंट आपको उस अप्रोच से भी ला पाऊँ। देखो जो इंग्लिश वाले हैं उनसे कुछ इंग्लिश वाली चीज़ें रिलेटेड कभी कभी आ जाती हैं, है ना, कुछ PYQs होते हैं ऐसे, कुछ एजुकेशन वाली चीज़ें आ जाती हैं, है ना। जैसे एजुकेशन वाले में आपको कार्ल मार्क्स भी देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो चीज़ें इंटरकनेक्टेड ही होती हैं, बस मुझे एक बार कमेंट डाउन कर दो, जिससे मैं उस हिसाब से भी चीज़ें ऐड ऑन कर दूँ, ठीक है। चलो दिस इज़ फॉर टुडे, और मुझे लगता है आज की क्लास आपको समझ आई होगी। तो रिवाइज़ करना, कंसिस्टेंट रहना, नोट्स बनाते रहना, बहुत डिटेल में नहीं, मैं ही शॉर्ट्स में देती हूँ, शॉर्ट नोट्स देती हूँ, तो आपको भी शॉर्ट में ही बनाने। और जितनी बार रिवाइज़ कर पाओ, जितनी बार रिवाइज़ कर पाओ उतनी बार करना। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।